आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 2 का, और इस सबक का उन्वान है ड्रामा। यहाँ पर बच्चों आगा अशर काश्मीरी का मशहूर ड्रामा यहूदी की लड़की भी आपके लिए सबक के तौर पर शामिल किया गया है। सबक को मैंने कई हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने ड्रामे के हवाले से मालूमात हासिल की है कि ड्रामा क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है। उर्दू अदब में ड्रामे की तारीख के हवाले से भी हमने मालूमात हासिल की है। यहाँ मैं सबक के दूसरे हिस्से के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से में हम आगा अशर काश्मीरी के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे, आगा अशर काश्मीरी की ज़िंदगानी के हवाले से और आगा अशर काश्मीरी की तर्ज तहरीर की खुसूसियात के हवाले के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और साथ ही यहूदी की लड़की जो हमारा ड्रामा आगे शुरू होने वाला है, इसका भी हम थोड़ा तारुफ हासिल करेंगे, इस ड्रामे के बारे में भी हम जानेंगे। मैंने आपको बताया बच्चों कि ड्रामा यहूदी की लड़की आगा अशर काश्मीरी का बहुत मकबूल ड्रामा है, मशहूर ड्रामा है। इस ड्रामे के अंदर आपने रोमन सल्तनत और रोमन सल्तनत के अंदर रहने वाली यहूदी कौम के बीच चल रही जद्दोजहद को दिखाया है, बीच की कशमकश को दिखाया है। और इस ड्रामे के अंदर आपने बज़ाहिर तौर पर तो कशमकश को दिखाया ही है, आपने हिंदुस्तान के अवाम के हालात भी बताने की कोशिश की है। अलामती अंदाज में आपने हमारे हालात से रूबरू कराया है, बताया है कि अंग्रेज़ों की हुकूमत के अंदर हिंदुस्तानी अवाम किस तरह से डर डर कर रहती थी, किस तरह से खौफ खाते हुए अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रही थी। और इसके बाद कई किस्से इसके साथ जुड़े हुए हैं जिनका हम मुताला करेंगे। यहाँ पर मैं दूसरे हिस्से के साथ हाजिर हूँ जिसका उन्वान है आगा अशर काश्मीरी का तारुफ। तो हम शुरू करते हैं, आगा अशर काश्मीरी का तारुफ हासिल करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि क्या हैं और किस तरह के ये कलाम लिखते हैं। बच्चों आगा अशर काश्मीरी उर्दू अदब की वो शख्सियत है कि अगर ड्रामों के बारे में बात की जाए तो इनका नाम लिए बगैर ये बात मुकम्मल नहीं हो सकती। आपको इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है और ये बात आगा अशर काश्मीरी भी जानते थे कि लोग उन्हें इंडियन शेक्सपियर कहते हैं और वो इसको पसंद भी करते थे। आगे चलकर आपने अपनी कंपनी भी बनाई और उसका नाम रखा इंडियन शेक्सपियर थिएटरिकल कंपनी। तो जिस तरह का काम शेक्सपियर ने अंग्रेजी अदब के लिए किया है, जिस तरह के ड्रामे लिखे, उसी तरह का काम आगा अशर काश्मीरी ने हिंदुस्तानी अवाम के लिए किया, हिंदुस्तान में उर्दू अदब के लिए किया। बहुत मशहूर ड्रामे लिखे, आप एक हीरो की तरह थे, बहुत सारी कंपनियां आपके आगे पीछे भागती थी, आपको ड्रामा लिखने के लिए, लिखवाने के लिए आपसे ड्रामा मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार रहती थी। बहुत सारी कंपनियां आपको अपने यहाँ पर मुलाजिम रखने के लिए, मुंह मांगी कीमत पर मुलाजिम रखने के लिए तैयार रहती थी। आप भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाते थे और बहुत रुपया, बहुत पैसा आपने उस दौर के अंदर कमाया है। जिस तरह के ड्रामे आप लिखते थे, कोई दूसरा ड्रामा निगार आपके जैसे ड्रामे उस वक्त नहीं लिख पाया था, आपकी तरह ड्रामा निगारी नहीं कर पाया था। जितने मशहूर आप हुए उतना आपके दौर का कोई मशहूर ड्रामा निगार नहीं है। तो बहुत मशहूर ड्रामा निगार हैं और इंडियन शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं। बहुत बड़े बड़े मशहूर ड्रामे आपने लिखे हैं, तबेज़ात ड्रामे भी लिखे हैं और अंग्रेजी अदब के ड्रामों का आपने तर्जुमा भी किया है, फ्रांसीसी और यूनानी ड्रामों का आपने तर्जुमा भी किया है। इसके साथ ही उर्दू ज़ुबान के अंदर तो आपने लिखे ही हैं, साथ ही आपने बांग्ला ज़ुबान के अंदर भी ड्रामे लिखे हैं, अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर भी आपने कुछ ड्रामे लिखे हैं। तो बहुत मशहूर ड्रामा निगार हैं, इनके हवाले से हम मालूमात हासिल करने वाले हैं। पैदाइश आपकी 1879 के अंदर हुई थी। बच्चों पैदाइश की सन के ऊपर इख्तलाफ हैं, लेकिन आप ये सन लिख लें, 1879 उनकी पैदाइश का सन है और आपकी विलादत हुई थी उत्तर प्रदेश के शहर बनारस में। बनारस में आप पैदा हुए थे और लाहौर में आपका इंतकाल हुआ था। इंतकाल हुआ था 1935 में। 1879 में आपकी विलादत हुई और 1935 के अंदर आपका इंतकाल हुआ। विलादत हुई आपकी यूपी के शहर बनारस में और इंतकाल हुआ पाकिस्तान के शहर लाहौर के अंदर। देखिए आगा अशर उत्तर प्रदेश के शहर बनारस में पैदा हुए और असल नाम आपका मोहम्मद शाह था। आगा अशर ने अरबी, फारसी और उर्दू की इब्तिदाई तालीम घर पर ही हासिल की और बाद में अंग्रेजी तालीम के लिए स्कूल भी भेजे गए, मगर पढ़ने लिखने से ज़्यादा उनका दिल सैर व तफरीह और शेर व शायरी के महफिलों में लगता था। क्लास में जाते थे लेकिन निकल जाते थे, आपका मन पढ़ाई के अंदर नहीं लगता था, ज़्यादा देर अपनी क्लास के अंदर नहीं रुक पाते थे। शायरों की जो महफिल हुआ करती थी, उन महफिलों में आप छोटी सी उम्र से ही चले जाया करते थे। छोटी उम्र के अंदर ही उन महफिलों में आपको देखा जाता था और वहाँ पर वो अपने छोटे छोटे अशार लिखते थे, छोटे छोटे अशार उनको पेश किया करते थे। आपका जहन बहुत तेज था, वो बहुत ज़हीन थे, जो कुछ पढ़ते हर्फ ब हर्फ याद हो जाता था, जो भी पढ़ते उनको वैसे के वैसे ही हूबहू याद हो जाता था, हर्फ ब हर्फ याद हो जाता था।
इस दौर में पारसी थिएटर की कंपनियां शहर शहर घूमकर ड्रामे दिखाया करती थी। 1897 में अल्फ्रेड जुबली कंपनी बनारस पहुंची। इसके अहम ड्रामा निगार एहसन लखनवी थे, जिनसे आगा अशर की कुर्बत हो गई थी, पास हो गई थी। बच्चों, इनका असल नाम जो मैंने आपको बताया अभी मोहम्मद शाह था, लेकिन आगा अशर के नाम से जाने गए और काश्मीरी इनका लक़ब था। तो काश्मीरी इन्होंने खुद ने अपने नाम के साथ इसलिए लगाया क्योंकि इनके जो वालिद हैं कश्मीर से बनारस आए थे मुआशी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए। इनका कुछ काम था बनारस के अंदर, उसके बाद इन्होंने वहीं सुकूनत इख्तियार कर ली, मुस्तकिल बनारस के अंदर ही रहे। बनारस के अंदर ही आगा अशर पैदा हुए, तो आगा अशर ने अपने नाम के आगे भी काश्मीरी लगा लिया, कश्मीर की याद के अंदर। तो इसलिए कश्मीर से इनका राब्ता है, सिलसिला है। तो ज़हीन थे, स्कूल के अंदर जाते थे, लेकिन मन स्कूल में नहीं लगता था। शेर शायरी की महफिलों के अंदर, जलसों के अंदर और जो थिएटर वगैरह होते हैं, ड्रामे जो उस वक्त हुआ करते थे, उनके अंदर आपका मन लगता था। तो जब आप तालिब इल्मी के दौर में ही थे, आपके शहर के अंदर एक थिएटरिकल कंपनी आई। कंपनी का नाम था अल्फ्रेड जुबली कंपनी। कब आई? 1897 में। इसने ड्रामे किए वहां पर 1897 में। ड्रामों के अंदर बहुत भीड़ जाती थी, तो आगा अशर काश्मीरी भी ड्रामों में पहुंच जाते थे। वहां पर जो ड्रामा निगार थे एहसन लखनवी, ये कहां थे? इस कंपनी में, अल्फ्रेड जुबली कंपनी के अंदर ड्रामे लिखा करते थे। इनकी मुलाकात हुई आगा अशर काश्मीरी से। आगा अशर ड्रामे देखने जाते तो एहसन से मुलाकातें भी होती थी। उनके पास खुद जाते थे, ड्रामे देखने के बाद एहसन के पास जाते, उनसे मिलते, और एक बात के ऊपर इनका एहसन लखनवी से इख्तिलाफ हो गया था। एक रोज किसी बात पर एहसन से उलझ गए और यह कहकर चले आए कि ऐसे ड्रामे तो मैं एक हफ्ते में लिख सकता हूं। छोटी सी उम्र के अंदर, उस वक्त ज्यादा उम्र नहीं थी, 17-18 साल की आपकी उम्र थी, उस वक्त आप उलझ के आ गए, उस्ताद से उलझ कर आ गए, जिनको उस्ताद मान रहे थे एहसन लखनवी को, कि जो ड्रामे थे किसी बात पे दोनों के मनमुटाव हो गया, तो फिर कहकर आए कि जो आप ड्रामे लिखते हैं, ऐसे ड्रामे तो मैं एक हफ्ते के अंदर लिख सकता हूं, मेरे लिए ये ड्रामे कोई बड़ी बात नहीं है। लिहाजा अपना पहला ड्रामा आफताब मोहब्बत आपने लिख भी दिया। जो बात आपने कही थी उस बात को साबित किया, घर आए और लिखने बैठ गए और पहला ड्रामा आपने लिख भी दिया, और ये ड्रामा आपका शाये भी हुआ। कहां शाये हुआ? 1897 में बनारस के जवाहर एक्सप्रेस से ये शाये हुआ। इस ड्रामे के अशात से उनकी बहुत हिम्मत अफजाई हुई। लोगों ने सराहा, तारीफें की कि बहुत अच्छा लिखा है। खामियां थी इसके अंदर, कमियां थी, लेकिन जब तारीफें मिली तो इनकी हौसला अफजाई हुई, इनकी हिम्मत बढ़ी और इन्होंने और ड्रामे लिखने के लिए अपने आप को तैयार किया। ड्रामा निगारी के शौक में आगा अशर बंबई पहुंचे तो वहां उनका मुकाबला बड़े बड़े तजुर्बाकार ड्रामा निगारों से था। वहां तो आपने लिख दिया शुरुआत के अंदर, जब बहुत तारीफें मिली, क्योंकि एक छोटे बच्चे ने ड्रामा लिखा था, 17-18 साल के लड़के ने ड्रामा लिखा था, तो वो ड्रामा पसंद किया गया। हालांकि वो ड्रामा स्टेज करने के लायक नहीं था, बहुत सारी कमियां थी, अज्जाए तरकीबी उसके अंदर इस्तेमाल नहीं किए गए थे, जो चीज़ें होनी चाहिए वो अनासिर की भी इनके अंदर कमी थी। लेकिन जब तारीफें मिली तो ये फिर 7वें आसमान पर चढ़ गए, और भी इन्होंने छोटे मोटे ड्रामे लिखे, और जब वो ड्रामे ही पसंद किए गए तो ये अपनी किस्मत आजमाने बंबई चले गए, क्योंकि बंबई उस वक्त ड्रामों की जगह थी। वहां पर खूब सारे ड्रामे खेले जाते थे, बहुत सारी कंपनियां थी बंबई के अंदर, पारसी थिएटर जो थे, पारसी स्टेज थे, वो सारे के सारे बंबई के अंदर थे, और वहां से वो पूरे हिंदुस्तान के चक्कर लगाया करते थे। तो अपनी किस्मत आजमाने कि क्या पता कोई कंपनी मुझे मिल जाए और मैं उस कंपनी के अंदर अच्छी तनख्वाह के अंदर मुलाजिम बन जाऊं, उस कंपनी के अंदर मेरी मुकर्रर कर दिया जाए मुझे। तो आपने कोशिश की और वहां पर चले गए, लेकिन जब वहां पर जाके देखा तो हकीकत इनके सामने आ गई। वहां तो बड़े बड़े ड्रामा निगार थे, बड़े बड़े तजुर्बाकार शख्स वहां पर बैठे हुए थे, बहुत अच्छी तरह से जो फन में माहिर हैं, असातिज़ा के तरह लोग वहां पर बैठे हुए थे। उनके सामने ये कहां टिकते, इनको वहां पर काम नहीं मिला। काम नहीं मिला तो ये परेशान हुए। फिर आपने वहां पर तरबियत हासिल करनी शुरू की, बाकायदा तौर पर सीखा कि ड्रामा किस तरह से लिखा जाता है। आपको शौक तो था, जज्बा तो था, साथ की अब हुनर भी आने लग गया था आपको। पहले हुनर नहीं था, आपने अपने जज्बे की बदौलत ड्रामा लिख दिया था, अपने शौक से मुतासिर होकर ड्रामा लिख दिया था। लेकिन अब आपके पास हुनर भी आ रहा था, बाकायदा आप सीख रहे थे कि ड्रामा लिखने का तरीका क्या है। चुनांचे उन्होंने ड्रामे लिखने और अदबी और इल्मी लियाकत बढ़ाने के लिए खूब मेहनत की। इन्हें ड्रामा निगारों की हैसियत से पहली नौकरी अल्फ्रेड थिएटरिकल कंपनी में ही मिली। ये वही कंपनी थी जहां से ये एहसन लखनवी से लड़कर आ गए थे, एहसन लखनवी से कहकर आ गए थे कि जैसे ड्रामे आप लिख सकते हो वैसे ड्रामे तो मैं एक हफ्ते में लिख सकता हूं। जब दोबारा बंबई गए तो वापस जब इन्होंने ड्रामे लिखने शुरू करे, पहले तो बहुत मेहनत की,
ड्रामे लिखने के सीखे, तरीका सीखा और उसके बाद ड्रामा लिखा तो आपको नौकरी मिल गई। और नौकरी किस मिली? इत्तेफाकन उसी कंपनी के अंदर जिसको ये ठुकरा कर आए थे, जिसकी बुराई कर आए थे, जिसके लिए उन्होंने पहला ड्रामा मुरीद शक लिखा। उसकी मकबूलियत ने आगा अशर को बहुत जल्द शोहरत की बुलंदियों को तक पहुंचा दिया और ये शोहरत रोज बरोज बढ़ती गई। उस कंपनी के लिए यानी बाज़ाब्ता दौर पर जिसमें अज़ाए तरकीबी हो, जो स्टेज पर करने के लायक हो, जो मकबूल है आपका सबसे ज़्यादा ड्रामा, वो पहला ड्रामा था मुरीद शक। ये ड्रामा आपने लिखा और ये बहुत मशहूर हुआ, पारसी थिएटर कंपनी के लिए लिखा हुआ। अब बच्चों सवाल अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला ड्रामा, तो फिर ये पहला ड्रामा नहीं आएगा। पारसी थिएटर कंपनी के लिए पहला ड्रामा कौन सा लिखा, इस तरह से सवाल पूछा जाएगा, तब आपको लिखना है मुरीद शक, पारसी थिएटर कंपनी के लिए। फिल्मी कहानियों को शामिल करके उनके ड्रामों की कुल तादाद 38 है। उनके ड्रामों में 3 तरह के प्लाट पाए जाते हैं। पहले वो जो मगरबी ड्रामों से माखूज है, दूसरे वो जो तारीखी या नीम तारीखी वाक़यात पर मुबनी हैं, और तीसरे वो जो समाजी और इस्लाही मौज़ूआत पर लिखे गए हैं। आपने जो ड्रामे लिखे हैं उनकी कुल तादाद 38 है। 38 ड्रामों को भी हम 3 हिस्सों के अंदर तकसीम कर सकते हैं। और 3 हिस्से कौन कौन से? पहला हिस्सा जो बताया गया है वो है मगरबी ड्रामों से माखूज। शेक्सपियर जैसे जो मशहूर ड्रामा निगार थे मगरिब के अंदर, उनकी आपने नकल की है, आपने उनके ड्रामों को हूबहू कुछ तब्दीलियों के साथ पेश कर दिया है। तो पहला किस्म तो आपके ड्रामों की वो हो गई जो मगरिब से नकल की हुई है। दूसरी किस्म हो गई जो इसमें तारीखी वाक़यात दर्ज हैं, तारीखी या नीम तारीखी वाक़यात, एक तारीख का कुछ हिस्सा ले लिया और उसके साथ कुछ फर्जी किरदार जोड़कर कहानी को आगे बढ़ा दिया। तो तारीखी और नीम तारीखी किरदारों के साथ आपने ड्रामे लिखे। दूसरी किस्म आपकी ये हो गई। और तीसरी किस्म आपकी हो गई जिसमें आपने समाजी मुसले की तरह काम किया है, मुआशरे में सुधार के लिए आपने ड्रामे लिखे हैं। वो ड्रामे आपके अलग तरह से हम देखे जाते हैं। तो 3 हिस्सों में हमने बांट दिया है। एक में मगरिबी ड्रामे हैं आपके, दूसरे के अंदर आपके तारीखी ड्रामे हैं, नीम तारीखी ड्रामे हैं, और तीसरे में इस्लाही ड्रामे हैं जिसमें समाजी इस्लाह के मौज़ूआत शामिल हैं। समाज की, मुआशरे की इस्लाह करने की आपने इन ड्रामों के जरिए कोशिश की है। तो यहाँ पर बच्चों आगा अशर काश्मीरी का तारुफ मुकम्मल हो जाता है। आगा अशर काश्मीरी क्या हैं, किस तरह से लिखते हैं और क्या उनकी खुसूसियात है, यहाँ तक हमारी मुकम्मल हो गई है। अब आता है बच्चों ड्रामा यहूदी की लड़की। ये आगा अशर काश्मीरी का बहुत मशहूर ड्रामा है, बहुत मकबूल ड्रामा है। ये ड्रामा यहूदी की लड़की आगा अशर ने 1913 में लिखा था। ये उनके सबसे ज़्यादा मकबूल ड्रामों में शामिल है। आगा अशर ने इसमें बज़ाहिर रोमन सल्तनत और यहूदी कौम के दरमियान कशमकश दिखाने की कोशिश की है, लेकिन हकीकत यह है कि यहूदी कौम और रोमन पेशवा के पर्दे में अंग्रेज़ी हुकूमत को निशाना बनाया है। अंग्रेज़ी हुकूमत और हिंदुस्तानी अवाम के दरमियान जारी कशमकश को पेश किया गया है। इस तरह बराह रास्त मफहूम के साथ साथ इस ड्रामे का एक अलामती मफहूम भी निकलता है। अगर हम पढ़ेंगे इस ड्रामे को, हमारे सामने आगे आने वाला भी जिसका मुताला करेंगे, तो साफ जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर रोमन सल्तनत और यहूदी कौम के बीच की कशमकश दिखाई गई है। क्यों कशमकश क्या दिखाई गई है? वो इस तरह से कि रोमन लोग जो होते हैं वो अपने आप को बड़ा समझते थे, अपने आप को फोकियत देते थे यहूदियों के ऊपर, और यहूदियों को कमतर समझा जाता था, कमजोर समझा जाता था। यहूदियों की इनके सामने खड़े होने की औकात नहीं मानी जाती थी, इनका सामना करने की, बराबरी करने की हिम्मत उनके अंदर नहीं थी। वो डर के रहते थे, दबे कुचले रहते थे। तो जो यहूदियां हैं उनको, यहूदियों को कमज़ोर समझा जाता था। इसी तरह हिंदुस्तान के हालात थे। हिंदुस्तान में भी अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से अपने पंजे गड़ा लिए थे, हिंदुस्तान को अपने शिकंजे में कस लिया था। यहाँ पर उनकी मैम, उनके बच्चे वगैरह यहाँ पर आते थे और जो प्रोग्राम वगैरह जितने भी हैं हर जगह उनको फोकियत मिलती थी, जबकि हिंदुस्तानी कौम को निचला दिखाया जाता था। नीचे दर्जे की सीटें, नीचे दर्जे के काम उनको दिए जाते थे। जो यहाँ पर भी आला दर्जे के काम हैं, पढ़े लिखे लोगों के जो काम है, वो सारे काम अंग्रेजी कौम को दिए जाते थे। हर चीज़ में उनको आगे बढ़ता हुआ, आगे तरक्की याफ्ता दिखाया जाता था, जबकि हमें पिछड़ा हुआ दिखाया जाता था। तो आपने लिखा तो रोमनों के लिए है, रोमन और यहूदियों की कशमकश दिखाई है, लेकिन पीछे के तौर पे, अलम अलामत के तौर पर आपने हिंदुस्तानी कौम की कशमकश भी दिखाई है, हिंदुस्तानी कौम का
जवाल भी दिखाया कि किस तरह से अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तानियों को दबाने की कोशिश करती थी, परेशान करने की कोशिश करती थी। तो एक साथ दो मौजू आपने, दो नजरिए यहां पर पेश किए हैं। इस तरह बराह रास्त मफहूम के साथ साथ इस ड्रामे का एक अलामती मफहूम भी निकलता है। एक मफहूम है बराह रास्त यानी सीधा सीधा, सीधे सीधे क्या समझ में आ रहा है, और दूसरा मफहूम होता है अलामती, उसके पीछे पैगाम क्या है, क्या कहना चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं, मकसद क्या है लिखने वाले का, ये अलामती कहलाता है, अलामती अंदाज कहलाता है। तो दो तरह के पैगाम यहां पर हमारे लिए नजर आते हैं, दो तरह के पैगाम हमें इस यहूदी की लड़की ड्रामे के अंदर नजर आते हैं। हम मुताला करेंगे इसका, समझेंगे कि क्या पैगाम है और क्या वो बताना चाहते हैं। इस ड्रामे में किरदार निगारी औसत दर्जे की है और कोई ऐसा किरदार नहीं जो हमारे दिलों पर ना मिटने वाला नक्श छोड़ जाए, क्योंकि ये स्टेज के ऊपर खेलने के लिए बनाया गया था, तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं था। किरदारों को बनाने के पीछे कोई बहुत बड़ी चाहत ऐसी नहीं थी कि जिससे मुआशरे में कोई तब्दीलियां लाई जाएं या मुआशरे में कोई इनकलाब पैदा किया जाए। सिर्फ लोगों की तफरीह के लिए, मजे के लिए उस वक्त ये नाटक लिखा गया था। तो जिसकी किरदार निगारी है वो ज्यादा खास नहीं है, औसत दर्जे की यहां पर बताई गई है, और इस तरह की बताई गई है कि जिसको एक बार हम पढ़ेंगे, एक बार हम समझेंगे और उसके बाद उससे आगे निकल जाएंगे। यानी रुकना है, मजा लेना है, तफरीह लेनी है और उसके बाद आगे निकल जानी है। यानी सोच और फिक्र हमारी मजबूत नहीं होती है, सोचने के ऊपर ये किरदार हमें मजबूर नहीं करते हैं। अच्छे किरदार बच्चों वो माने जाते हैं, जो बेहतरीन किरदार हम जिन्हें कह सकते हैं, वो किरदार होते हैं जो हमें अपने असर छोड़ने के बाद सोचो फिक्र के ऊपर मजबूर भी कर दें। उन किरदारों के काम के बाद हम सोचें कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा काम क्यों किया जाता है, उसके किए हुए कामों से हम सबक लें और हम भी आगे बढ़कर उस तरह के काम करने की कोशिश करें। तो इस तरह की किरदार निगारी यहूदी की लड़की के अंदर नहीं है। कोई ऐसा किरदार नहीं है जो हमारे दिलों पर ना मिटने वाला नक्श छोड़ दे, हमेशा रहने वाला। फिर भी वक्ती तौर पर इसके किरदार हमें मुतासिर जरूर करते हैं। यानी जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ते वक्त तो वो हमें दिलचस्प नजर आते हैं और हमारी दिलचस्पी ड्रामे के अंदर बनी रहती है। ड्रामा जब देखा जाएगा तो उसके अंदर भी हमें बोरियत का एहसास नहीं होगा, हमारा दिल उसी की तरफ माइल रहेगा, उस पर लगा रहेगा। इसमें मुकालमे छोटे और बरजस्ता हैं। बरजस्ता यानी मौका महल के मुताबिक जैसे होने चाहिए वैसे हैं, कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं है, ना उसमें मुकालमों में कमजोरी है। मुकालमे यानी आप जानते हो बच्चों, डायलॉग्स जो होते हैं जिनमें गुफ्तगू का अंदाज पाया जाता है। जुबान सलीस और रवा है। जो बात नस्र में कही जाती है, आगा अशर उसमें जोर पैदा करने के लिए उसे शेर में भी दोहरा देते हैं। यानी दो तरीके से बात कही जा रही है यहां पर। एक बार तो नसरी अंदाज में सीधे सीधे बात कह दी जाती है, आगा अशर सीधे सीधे बात को कह देते हैं, और फिर ड्रामाई जरूरियात को पूरा करने के लिए स्टेज के ऊपर खेलते वक्त लोगों को अपनी तरफ मुतासिर करने के लिए, लोगों को बांधे रखने के लिए, लोग परेशान होकर चले ना जाएं, इसलिए अशार का भी इस्तेमाल किया गया है। एक बार नस्र के अंदर बात कही जाएगी और दोबारा शेर व शायरी के जरिए उस बात की वजाहत की जाएगी, एक बार और दोहरा दिया जाएगा। तो ये पुराना तरीका है बच्चों, जिससे दिलचस्पी बनती है। लेकिन अब आजकल इस तरह की चीजें कोफ्त पैदा करती हैं, इस तरह की चीजों को दूर कर दिया गया है। लेकिन उस वक्त जब शुरू में ड्रामा लिखा गया है, 1913 में लिखा गया था, तो ये चीजें बहुत मकबूल थी, बहुत अच्छी मानी जाती थी। ये तरीका उस वक्त पसंद था, मगर अब ये तकरार गिरा बन गई है, गिरा गुजरती है। यानी अब अच्छी नहीं लगती है, परेशानी होती है, कोफ्त होती है इसको पढ़ते हुए। लेकिन जब ये लिखा गया था तो उस वक्त की जरूरियात के मुताबिक लिखा गया था। उस वक्त क्या चाहिए, लोगों को क्या मांगते हैं, तभी तो आगा अशर काश्मीरी के ड्रामे पढ़े जाते हैं, तभी तो इतने मकबूल हुए, क्योंकि लोगों की नब्ज पहचानते थे। अवाम क्या चाहती है उसकी चाहत के मुताबिक ही अपने ड्रामे लिखा करते थे, ड्रामे आपके मकबूल हुआ करते थे। इस ड्रामे में मुतफर्रिक अशार कम है। नस्र को पुरकशिश बनाने के लिए कहीं कहीं उसमें काफिये का इस्तेमाल हुआ है। तशबिया और इस्तिआरे के इस्तेमाल से भी वो अपनी नस्र को पुरअसर बनाते हैं। यानी ड्रामे को पुरअसर बनाने के लिए, असरदार बनाने के लिए जो जो जाविये वो इस्तेमाल कर सकते थे, जो जो तरीके वो इस्तेमाल कर सकते थे, वो सारे इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। नस्र के अंदर काफिये का इस्तेमाल भी किया है, अशार का इस्तेमाल भी किया है, तशबीह और इस्तिआरात से खूबसूरती बढ़ाई है, तशबीहों का इस्तेमाल किया है, नादिर इस्तिआरात इस्तेमाल किए हैं, नए नए इस्तिआरात इस्तेमाल किए हैं।
इससे इनके ड्रामे दिलकश हो जाते हैं और जो उनकी मुकालमे वगैरह है, कलाम हैं, वो इस तरह के बन जाते हैं कि कारी और देखने वाले नाजरीन जो हैं इसमें बंद कर रह जाते हैं, फिर वो ड्रामा खत्म होने तक उठ नहीं पाते हैं। पेशकश के लिहाज से भी ड्रामा निहायत मौजू है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे स्टेज पर पेश करने में दिक्कत हो। स्टेज की जरूरियात को नजर में रखकर ही इसे लिखा गया है। आगा हशर का ड्रामा यहूदी की लड़की बहुत मशहूर ड्रामा है, मकबूल ड्रामा है और बहुत ज्यादा बार ये स्टेज के ऊपर खेला गया है। आवाम के अंदर मशहूर है। ये स्टेज के ऊपर इसको खेला जाता था और स्टेज के जरिए खूब कमाई भी हुई है इसकी, जो है रुपया पैसा भी इसके जरिए खूब आया है। तो ये बहुत मशहूर था, मकबूल था। तो इस ड्रामे को लिखा ही इसलिए गया था कि स्टेज के ऊपर किया जा सके। तो स्टेज के ऊपर जब ड्रामा किया जाता है तो बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो स्टेज की बंदिशों के मुताबिक लिखी जाती हैं। अफसाना या नावल में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर ली जाती हैं कि जिन्हें हम स्टेज के ऊपर नहीं ला सकते, स्टेज के ऊपर वो चीज़ नहीं दिखा सकते, लेकिन ड्रामे के अंदर ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ों को हटा दिया जाता है। ड्रामा स्टेज की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ही लिखा जाता है, उसके बगैर वो नहीं लिखा जा सकता। तो यहां भी आगा अशर काश्मीरी का जो ड्रामा है यहूदी की लड़की, ये मौजू है, यानी मौका महल के मुताबिक है, जैसा होना चाहिए वैसा है। ऐसी कोई चीज इसमें नहीं है जिसे स्टेज के ऊपर करने में मुश्किल पैदा हो। आसानी से स्टेज के ऊपर इस ड्रामे को किया जा सकता है। यानी अगर आप भी इस ड्रामे को देखकर और अपने स्कूल की किसी महफिल के अंदर किसी जलसे में अगर स्टेज करना चाहें तो बाआसानी इसको कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई ऐसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जो आप ना ला सको। सारी चीजें जो इसके अंदर बताई गई हैं, जो मौका महल बताया गया है, मंजर बताए गए हैं, वो आसानी से फराहम हो सकते हैं, आसानी से उनको आप इंतजाम कर सकते हैं। तो स्टेज की जरूरियात का ख्याल रखते हुए इस ड्रामे को लिखा गया है। और आगा अशर काश्मीरी स्टेज के खेले जाने वाले ड्रामों के लिए ही जाने जाते थे। पारसी थिएटर कंपनी के लिए भी आपने लिखे हैं, ड्रामे लिखे हैं और वो भी बहुत मशहूर हुए हैं। मजमूई तौर पर कहा जा सकता है कि ये उर्दू का एक शाहकार ड्रामा है जो तवील भी है और जिसे मुकम्मल तौर पर इस किताब में पेश नहीं किया जा सकता है। अब बात आ रही है अपनी किताब की। ये ड्रामा काफी तवील है बच्चों, बहुत बड़ा है। हमारी किताब में इसको पूरी तरह से पेश नहीं किया जा सकता था, तो आपके लिए इसको छोटा कर दिया गया है, इख्तिसार के साथ पेश किया गया है ताकि पढ़ने में आसानी रहे। जिस तरह से नावल बेवा को 16 बाब थे, 16 चैप्टर्स थे, लेकिन आपके लिए 8 चैप्टर्स शुरुआत के शामिल किए गए थे, उसी तरह से यहां पर भी आपके लिए कुछ हिस्सा इसका लिया गया है। अब कुछ हिस्सा कैसे? अगर आप इसको शुरू से और आखिर तक पढ़ोगे तो बीच बीच में से जो खास खास चीजें हैं वो आपके लिए शामिल की गई हैं। ऐसी चीजें जिसकी जरूरत नहीं है, बीच में इसमें बहुत सारे गाने वगैरह हैं, बहुत सारे अशार हैं, शेर व शायरी है जो फिजूल है, जिसका असल किस्से से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको हटा दिया गया है। एक और किस्सा इसके अंदर चलता है नसीबन और करामत का। ये मजाहिया किस्सा चलता है, नसीबन और करामत बीच बीच में स्टेज के ऊपर आते हैं और फिर वो मजाहिया अंदाज में अपनी अदाकारी करते हैं, इनके जो डायलॉग्स हैं वो करते हैं। तो ये जो किस्सा चल रहा था इसका असल किस्से से कोई ताल्लुक नहीं था, यहूदी की लड़की से कोई ताल्लुक नहीं था, इसको भी यहां से हमारी किताब से हटा दिया गया है। यानी बहुत इख्तिसार के साथ आपके सामने पेश किया गया है ताकि आप आसानी से पढ़ लें और ड्रामा के फन से आप मुतारुफ हो जाएं, आप जान जाएं कि ड्रामा क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है और आगा अशर काश्मीरी का फन क्या है। तो देखिए, इस किताब में इसको पूरी तरह से पेश नहीं किया जा सकता था, तो चुनांचे इसे मुख्तसर करके पेश किया गया है। इसमें असल किस्से के साथ साथ एक मजाहिया किस्सा नसीबन और करामत का भी चलता रहता है, जिसका असल किस्से से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए उसको भी हटा दिया गया है, लिहाजा इसे निकाल दिया गया है। गैर जरूरी अशार और गाने भी इसके अंदर जोड़ दिए गए थे, उनको भी कम कर दिया गया है। बहुत सारे अशार थे और बहुत सारे गाने थे, थोड़ी थोड़ी देर के अंदर कोई ना कोई गाना इसके अंदर फिल्मों की तरह शुरू हो जाता था, तो उसको भी यहां पर शामिल नहीं किया गया है। डायलॉग्स और जो जरूरी अशार हैं जिनके बगैर कहानी आगे ही नहीं बढ़ सकती, वो अशार शामिल किए गए हैं। कुछ मुकालमे भी निकाल दिए गए हैं, मगर ये इस तरीके के साथ किया गया है कि कहानी में तसलसल बरकरार रहे और असल किस्सा कहीं मजरू ना हो पाए, मजरू यानी खराब ना हो पाए, जख्मी ना हो पाए। तो जो असल किस्सा है वो बना हुआ है। हम यहूदी की लड़की पढ़ेंगे, ड्रामा पढ़ेंगे, तो कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि बीच में से कुछ हिस्सा अलग हटाया हुआ है, सारा एक दूसरे से रब्त है, तसलसल के साथ यहां पर मौजूद है। हालांकि बहुत बड़ा हिस्सा इसका हटा दिया गया है, और कौन सा हटाया है वो मैंने आपको बता दिया। नसीबन और करामत का जो मजाहिया हिस्सा है वो हटा दिया।
अगर आप पढ़ना चाहते हो वो भी, तो लाइब्रेरी से आप इस ड्रामे को देखें, यहूदी की लड़की, वो मिल जाएगा, आप उसको वहां पर पढ़ें। और इसके अलावा बहुत सारे अशार हटाए गए हैं, मैंने बताया गाने इसमें खूब हैं, गाने हटा दिए गए हैं, और कुछ डायलॉग्स भी, कुछ मुकालमे भी हटाए गए हैं जो गैर जरूरी थे, जो कहानी को लंबा खींचते थे। तो उन्हें सबको अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वो आप लाइब्रेरी में देखें, वहां मिल जाएगा। हमने हमारी निसाबी जरूरत के मुताबिक यहाँ पर सबक को शामिल किया है और उसी का हम मुताला करेंगे। तो ये हो गया किस्से से मुतालिक। अब किस्सा क्या है, कहानी क्या है, उसकी भी मालूमात यहां पर दी गई है, उसके हवाले से भी कुछ जानकारी हमें फराहम कराई गई है, उसको भी हम देखते हैं। देखो, इस ड्रामे का किस्सा इस तरह है कि सल्तनत रोमा में रोमन के अलावा यहूदी कौम भी आबाद है। सल्तनत रोमा, अजीम रोमन सल्तनत की यहां पर बात की जा रही है, सल्तनत रोम की बात की जा रही है। तो रोम को रोमा भी कहा जाता है। तो सल्तनत रोमा की कहानी है यहां पर, और रोमा के अंदर रोमन कौम जो वहां की खुद है और यहूदी कौम, ये दोनों मिलजुल कर रहती है, एक साथ रहती है। लेकिन इस जगह के ऊपर बच्चों क्या है, तफरीक की जाती है। किसमें? रोमन और यहूदियों में। रोमन जो है वो अपने आप को मुअज्जिज मानते हैं, अपने आप को अजीम मानते हैं, बड़ा चढ़ा हुआ मानते हैं, आला दर्जे का मानते हैं, जबकि रोमन यहूदियों को हकीर मानते हैं, कमजोर मानते हैं, कमतर मानते हैं, अपने आगे कुछ भी इनको नहीं समझते। इस तरह से हमारी कहानी यहां पर शुरू होती है। और जो यहूदी हैं वो रोमन कौम को जालिम कौम मानते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म करते हैं, बराबरी का रुतबा नहीं देते हमें, हमसे बराबरी का सलूक नहीं किया जाता। तो इस तरह दोनों यहां रहते हैं। रोमन और यहूदी कौम आबाद हैं। एक नौजवान मार्कुस को इजरा यहूदी की लड़की हन्ना से मोहब्बत हो जाती है। अब जब किरदार निगारी आएगी तब मैं आपको बताऊंगा, जब किरदारों की डिटेल आगे दी जाएगी कि कौन कौन है। तो मार्कुस बच्चों एक रोमन नौजवान है जो असल में रोमन शहजादा है, वली अहद का बेटा है, और होने वाला वली अहद है, होने वाला सुल्तान है, होने वाला बादशाह है रोम का। लेकिन ये एक यहूदी लड़की से मोहब्बत करता है, तो यहूदियों का भेष बनाकर रहता है वहां पर। ये जब भी उस हन्ना से मिलने आता है, हन्ना एक यहूदी लड़की है, जब भी इससे मिलने आता है ये अपना भेष बदलकर छुप कर आता है ताकि किसी को कोई खबर ना हो पाए, और इससे बहुत मोहब्बत करता है। हन्ना भी उससे सच्ची मोहब्बत करती है, मगर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उसे शुबह हो जाता है कि मार्कुस यहूदी नहीं है। हन्ना यहूदी समझती है मार्कुस को और उससे मोहब्बत करने लग जाती है। लेकिन बहुत सारे वाकयात ऐसे आते हैं, कई वाकयात बीच में पेश आते हैं जिसकी बदौलत हन्ना को शक हो जाता है कि ये यहूदी लगता नहीं है। इसके चाल चलन, इसका अंदाज, इसका रंग ढंग और इसका दूसरे सिपाहियों के सामने पेश आना, ऐसा लगता है कि जैसे ये रोमनों से जुड़ा हुआ कोई शख्स है या ये खुद रोमन है। तो उसको शक हो जाता है। वो मार्कुस से जोर देकर तहकीकात करती है और हकीकत दरियाफ्त करती है। तो वो रोमन होने का इकरार कर लेता है, वो अब सच्चाई कबूल कर लेता है एक बार कि मैं रोमन ही हूं। मगर उससे सच्ची मोहब्बत का यकीन भी दिलाता है और घर से कहीं दूर चलकर शादी कर लेने के लिए कहता है। पहले तो हन्ना तैयार नहीं होती, मगर मार्कुस खुदकुशी करने के लिए धमकी देता है। तो हन्ना को उसकी मोहब्बत पर यकीन आ जाता है और दोनों घर से जाना ही चाहते हैं कि इजरा सामने आ जाता है जो छिपकर इनकी सारी बातें सुन रहा था। दोनों में आपस में मोहब्बत है। अब वहां पर यह है बच्चों, मैंने आपको बताया कि रोमन अपने आप को मुअज्जिज मानते हैं और यहूदियों को हकीर मानते हैं, निचले दर्जे का मानते हैं। तो दोनों में कोई रिश्तेदारी नहीं हो सकती। दोनों का दीन अलग है, मजहब अलग है, अकायद अलग हैं, रस्म और रिवाज अलग हैं। दोनों एक दूसरे से नहीं जुड़ सकते, इसलिए दोनों की शादी भी नहीं हो सकती। अब वो यहूदी बन के मिल तो रहा है, कहता है हन्ना से कि हम कहीं और चलते हैं छिपके और शादी कर लेते हैं। हन्ना इनकार कर देती है कि नहीं, हमारे मजहब के अंदर इख्तिलाफात हैं, हमारे दीन और मजहब में जहां भी हम इख्तिलाफ हैं, बहुत सारे इख्तिलाफात हैं, हम शादी नहीं कर सकते। ये खुदकुशी की धमकी देता है मार्कुस कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, मुझसे शादी तुम्हें करनी ही पड़ेगी। इस जो हन्ना है उसको यकीन आ जाता है कि मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है और अगर मैं इसकी मोहब्बत कबूल नहीं करूंगी, इससे शादी नहीं करूंगी, तो हो सकता है ये खुदकुशी कर ले और अपना जिंदगी खत्म कर ले। तो शादी के लिए तैयार हो जाती है और दोनों छिपके कहीं जाने की तैयारी करते हैं कि छिपके शादी कर लें, शहर से दूर चले जाएं, और जाने की तैयारी करते हैं कि इसका हन्ना का जो वालिद हैं, इजरा जिसका नाम है, बूढ़ा आदमी है ये, और इजरा इनकी बातें सुन लेता है और इनको पकड़ लेता है कि कहां जा रहे हो। दोनों घबरा जाते हैं और वाकया बयान करते हैं कि इस तरह से मैं जा रहा हूं। हालांकि इजरा जो है मार्कुस को पहले से जानता है
क्योंकि यहूदी बनकर ये इज़रा के घर पर आया करता था, तो इसको पता था कि यहूदी लड़का है। इज़रा को अभी पता नहीं था कि ये रोमन है। हन्ना को ये बात मालूम थी। अब जब इज़रा ने इनको पकड़ लिया तो इज़रा ने बताया, पूछा कि वहां कहां जा रहे हो, और सारी बातें इनकी सुन ली थी। तो ये भी इनके सामने कबूल कर लेते हैं कि मैं एक रोमन हूं और मैं हन्ना से शादी करना चाहता हूं। पहले तो इज़रा इनकार करता है, लेकिन जब दोनों बहुत आजिज़ी करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और रहम की अपील करते हैं इससे, तो इज़रा मान जाता है, लेकिन एक शर्त रख देता है। और वो शर्त यह है, मार्कुस से अपना मजहब तब्दील करने की शर्त रखता है। कहता है कि तुम अगर अपना मजहब तब्दील कर लोगे तो मैं शादी के लिए तैयार हो जाऊंगा। देखिए, जो छिपकर सारी बातें सुन रहा था, इज़रा के लिए यहां पर बात हो रही है। हन्ना और मार्कुस जब शादी के लिए घर छोड़ने की तैयारी करते हैं तो इज़रा सामने आ जाता है। वो इनकी बातें सुन रहा था। दोनों उससे माफी मांगते हैं और रहम की दरख्वास्त करते हैं। इज़रा शादी के लिए तैयार हो जाता है, मगर इस शर्त के साथ कि मार्कुस यहूदी मजहब इख्तियार कर ले, अपना मजहब छोड़ दे, रोमन मजहब छोड़कर यहूदियों के अंदर आ जाए। और मार्कुस तैयार नहीं होता, वो वहां से चला जाता है। मार्कुस अपना मजहब छोड़ना नहीं चाहता। अब उसकी वजह यह है कि मार्कुस होने वाला सुल्तान है, वो बादशाह बनेगा। अगर बादशाह ही अपना मजहब बदल लेगा तो फिर वो बादशाह नहीं रह सकता। उसको बादशाही अपने छूटने का डर था, इसलिए उसने कबूल नहीं किया। और फिर एक तरह से देखा जाए तो वो धोखा भी दे रहा था, क्योंकि इसकी शादी एक्टिविया से होने जा रही थी, जो एक रोमन राजकुमारी थी रोमन सल्तनत के अंदर, वो भी मौजूद थी। शादी तय हो गई थी, एक्टिविया से पक्का था कि 1-2 दिन बाद शादी होने वाली है। उसके बावजूद भी ये हन्ना से मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहा था, इससे मोहब्बत कर रहा था और फिर शादी के लिए भी कर रहा था। तो वो वहां से चला गया। आगे कहानी बढ़ती है, हमारी ड्रामा आगे जाता है। तो एक रोज हन्ना और मार्कुस की मुलाकात होती है। ये मुलाकात इस तरह होती है कि हन्ना खुद ही मार्कुस को ढूंढते ढूंढते किसी काम से महल में जाती है, तो वहां पर मार्कुस को देख लेती है। तब उसे पता चलता है कि मार्कुस तो शहजादा है, मार्कुस तो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ी शख्सियत है, और उससे मैं मोहब्बत करती थी। तो इसका दिल और दुखता है, क्योंकि बोले इतना बड़ा होकर मुझे धोखा दिया है। इसकी शादी कहीं और होने वाली थी, ये सुल्तान बनने वाला था, चाहता तो मुझे सच भी बता सकता था, लेकिन इससे मुझसे सच्ची मोहब्बत नहीं थी, ये झूठ था। तो वो उसे बताता है कि वो आम आदमी नहीं बल्कि उस मुल्क का वली अहद है, और अगर वो अपना मजहब तब्दील कर लेता तो उसे सल्तनत से हाथ धोना पड़ता। ये बताता है कि इसलिए मैंने शादी का से इनकार कर दिया था और वहां से मैं चला आया था। मैं अपना मजहब तब्दील नहीं कर सकता, मजहब तब्दील करता तो मुझे सल्तनत से हाथ धोना पड़ता था। यानी इसने मोहब्बत और सल्तनत में से सल्तनत को फोकियत दी थी। मोहब्बत को इसने हकीर समझा, कमजोर समझा, और सल्तनत को इसने आला समझा। वहीं हन्ना को पता चलता है कि मार्कुस की शादी कल शहजादी एक्टिविया से होने जा रही है, जो पहले से तय थी। इससे बेहद रंज होता है और वो उसे रोकने का तहिया कर लेती है। वही जब महल के अंदर आती है तो मार्कुस की सच्चाई भी उसे मालूम हो गई कि ये तो यहां पर बादशाह बनने वाला है, और इसने मेरी मोहब्बत बादशाह बनने के लिए ही छोड़ी है। मजहब तब्दील कर लेता तो सल्तनत इसको नहीं मिलती। और वहीं पर महल के अंदर ही हन्ना को यह बात भी पता चलती है कि मार्कुस की शादी शहजादी एक्टिविया से होने वाली है। एक्टिविया भी शहजादे से मोहब्बत करती है, मार्कुस को बहुत चाहती है, और दोनों भी एक दूसरे से इस बात को राज रखते हैं कि ये जानते हैं नहीं जानते। लेकिन सारी कमी यहां पर मार्कुस के सामने आ रही है। जब उसकी शादी तय थी उसके बावजूद भी वो हन्ना के पास जाता है और हन्ना से मोहब्बत बढ़ाता है अपनी। हन्ना को जब ये बात पता चलती है कि अब इन दोनों की शादी होने वाली है, तो ये अपने मन में इरादा कर लेती है कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। मुझे रुस्वा किया है, मैं बदनाम हुई हूं, तो मैं इसको भी बदनाम करूंगी। अब शादी का मौका आ गया है। शादी के मौके पर इज़रा यहूदी अपनी कौम की तरफ से नजराना पेश करने के लिए दरबार में हाजिर होता है। ये अपनी कौम की तरफ से दरबार के अंदर हाजिर होता है, और जो तहाइफ वगैरह शादी के अंदर देने हैं नए जोड़े को, वो लेकर शामिल होता है। और उसके साथ इसकी बेटी हन्ना भी आती है। दरबार के अंदर हन्ना भी वहां मौजूद है और बादशाह को सारी बात बताकर इंसाफ की तलबगार होती है। जब दरबार लगा हुआ है, शादी के लिए तोहफे दिए जा रहे हैं, सब लोग जमा हैं, उसी वक्त हन्ना खड़ी होती है और अपने सच्चाई बयान कर देती है कि ये जो शहजादा आपके साथ बैठा हुआ है, जिसकी शहजादी से शादी होने वाली है, ये एक धोखेबाज इंसान है, एक दगाबाज है, इसने मुझे दगा दिया है। और अपनी सारी कहानी खोलकर सुना देती है कि किस तरह ये हमारे यहाँ पर आता था, यहूदी बनकर मुझसे मोहब्बत की, और फिर जब शादी की बात आई तो इनकार करके चला गया। ये बात जब खुल जाती है तो दरबार के अंदर हड़कंप मच जाता है, हाहाकार मच जाता है, खूब हंगामा होता है।
बादशाह शहजादा मार्कुस से पूछता है तो वो भी अपने जुर्म का इकरार कर लेता है। बादशाह उसे कैद करके मजहबी अदालत में मुकदमा चलाने का हुक्म देता है। वहीं उसी वक्त शादी तो रोक दी जाती है और मार्कुस को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि इंसाफ पसंदी उनको दिखानी है कि हम भी इंसाफ पसंद हैं, इंसाफ की राह में चाहे बड़ा हो या छोटा हो सभी बराबर हैं। तो मार्कुस को कैद कर लिया जाता है और मुकदमा चलाने के लिए इनको मजहबी अदालत में भेज दिया जाता है। वहां दरबार में फैसला नहीं होता, मुकदमे के लिए एक मजहबी अदालत होती है, वहां सुनवाई होती है और वहीं सजा दी जाती है। अब मजहबी अदालत का जो हाकिम है, वहां का जो आला ओहदेदार है, वो ब्रूटस है। वो बहुत जालिम शख्स है, उसकी कहानी भी अभी यहां पर आएगी। उसी रोज शहजादी हन्ना के पास जाती है और शहजादे को माफ कर देने की दरखास्त करती है। कौन शहजादी? शहजादी ऑक्टेविया। शहजादी ऑक्टेविया हन्ना के पास जाती है कि जो हो गया वो हो गया, पुरानी बातें छोड़ दो, पुरानी बातें भूल जाओ। तुम भी मोहब्बत करती थी उससे और मैं भी मोहब्बत करती हूं, अब तुम्हारी मोहब्बत तो कुछ रही नहीं, तो मेरी मोहब्बत की कदर करो। अपना हाथ फैलाती है उसके आगे कि मेरी मोहब्बत की कदर करो और शहजादे को माफ कर दो, अपना इल्जाम वापस ले लो। तुमने उसके ऊपर दगाबाजी का जो इल्जाम लगाया है उसकी वजह से वो जेल में बंद है, कैद हो गया है। तुम अगर इल्जाम अपना वापस ले लोगी तो फिर वो आजाद हो जाएगा। हन्ना को रहम आ जाता है, हन्ना को मार्कुस पर रहम आ जाता है और अपना इल्जाम वापस ले लेती है। कौन? हन्ना कह लेती है कि भाई कुछ नहीं, मैंने वापस लेती हूं अपना इल्जाम। लेकिन जब इल्जाम वापस लेती है तो जो मैंने बताया आपको, मजहबी पेशवा रहनुमा ब्रूटस जो था, ये बड़ा ही जालिम किस्म का शख्स था। इसको यहूदियों के ऊपर जुल्म करने के लिए जाना जाता है, यहूदियों के ऊपर खूब वो जुल्म करता है। मजहबी पेशवा ब्रूटस जो यहूदियों से नफरत करता है और पहले भी उन पर काफी जुल्म कर चुका है, शहजादे पर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में हन्ना और इजरा को जलते हुए तेल में डाल दिए जाने का हुक्म देता है। अब चूंकि मामला मजहबी अदालत में आ चुका था, इजरा जो था साथ में गया था तहाइफ के लिए और हन्ना ने वहां पर इल्जाम लगाया गया था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था मार्कुस को। अब हन्ना के सामने शहजादी ऑक्टेविया दरख्वास्त करती है, इल्तिजा करती है कि अपना इल्जाम वापस ले लो और इसे माफ कर दो, जो पुराना हो चुका है उसको भूल जाओ। हन्ना माफ कर देती है, लेकिन मामला मजहबी अदालत में है और वहां पर जो पेशवा है, जो जज बना हुआ है, वो ब्रूटस नाम का एक जालिम शख्स है। उसे यहूदियों से नफरत है, किसी भी यहूदी की वो शक्ल भी देखना नहीं चाहता और काफी जुल्म उसने यहूदी कौम के ऊपर ढाए हैं। ब्रूटस को मौका मिल जाता है एक बार फिर जुल्म ढाने का, क्योंकि हन्ना ने जब अपना मामला वापस ले लिया तो ब्रूटस ने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाने की तोहमत लगाई। ब्रूटस ने कहा कि आपने शहजादे मार्कुस के ऊपर से मामला वापस लिया है, इसका मतलब है कि मामला कुछ था ही नहीं जो आपने अपना केस वापस लिया है। अब इसका मान तो यह हुए कि आपने शहजादे ब्रूटस के ऊपर, शहजादे मार्कुस के ऊपर झूठे इल्जामात लगाए थे, झूठे केस में फंसाया था। अब उसकी सजा आपको मिलेगी, तुम्हें भी मिलेगी और तुम्हारे वालिद को भी मिलेगी। वो इजरा को और हन्ना को गर्म तेल के अंदर डालने का हुक्म दे देता है, यानी सजाए मौत का हुक्म दे देता है। मार्कुस उनके लिए रहम की दरख्वास्त करता है तो ब्रूटस इजरा को मजहब तब्दील करने की शर्त पर मुआफी देने को तैयार हो जाता है। फिर मजहब के ऊपर बात आती है और इस बार बात आई इजरा को मजहब तब्दील करने की ताकीद की जा रही है। पहले जब दोनों की मोहब्बत सामने आई थी, शादी की बात हो रही थी हन्ना और मार्कुस की, तो इजरा ने मार्कुस से कहा था कि अपना मजहब तब्दील कर लो और मेरी बेटी से शादी कर लो। मार्कुस ने इनकार कर दिया था। अब इजरा खुद फंस गया है, इजरा को सजाए मौत हो गई है। मार्कुस कहता है कि इन्हें माफ कर दीजिए, क्योंकि उसको हमदर्दी है दोनों से, मार्कुस को भी। तो फिर ब्रूटस शहजादे की बात सुनकर एक शर्त रखता है कि अगर ये दोनों अपना मजहब बदल लें, इजरा और उसकी बेटी अपना मजहब बदल के रोमन मजहब के अंदर दाखिल हो जाएं, तो फिर मैं इनका गुनाह माफ कर सकता हूं, इनको सजा से छूट दे सकता हूं। इजरा उसे नहीं मानता और उसे 16 साल पहले का वाकया याद दिलाता है ब्रूटस को। इजरा मजहब तब्दीली की बात नहीं मानता, लेकिन 16 साल पहले एक वाकया गुजरा था, उस वाकये की याद ब्रूटस को दिलाता है। अब वो वाकया क्या था कि जब शाह नीरो के हुक्म से शहर रोमा में चारों तरफ आग भड़क रही थी। अब इसने नीरो का किस्सा भी यहां पर जोड़ दिया है। नीरो का बच्चा तारीखी किस्सा है। रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, यह बहुत मशहूर कहावत है, मक़ौला है, खूब कहा जाता है। तो जब आगा अशर काश्मीरी की ड्रामों को हम अलग अलग हिस्सों में बांट रहे थे, तो एक हिस्सा जो दूसरा किस्म का हिस्सा था इनका, वो था नीम तारीखी वाकयात के ऊपर मुबनी ड्रामे।
तो नीम तारीखी ये हो गए कि तारीख से एक जुजू लिया, एक हिस्सा लिया और उससे ड्रामा पूरा का पूरा लिख दिया। अब इससे पहले जो किस्सा था ये तो फर्जी किस्सा था, ये किस्सा असल में नहीं होया है, लेकिन नीरो का जो किस्सा है ये असल किस्सा है, ये असल में वाकई हुआ था। शाह नीरो, जब शाह नीरो के हुक्म से शहर रोमा में चारों तरफ आग भड़क रही थी, अब हुक्म से यानी उसके नजरअंदाजी से भड़क रही थी, उसने कोई हुक्म नहीं दिया था कि आग जला दो या आग कर दो, वो तो नादान था, अनजान था, तो इस वजह से पूरे शहर में आग लग गई। तो शाह नीरो के हुक्म से 16 साल पहले का वाकया दिला रहा है कि उस वक्त जब पूरे शहर में आग भड़क रही थी, उस आग में ब्रूटस की बीवी जलकर खाक हो गई थी, मगर उसकी शीरख्वार बेटी को आग से उसी ने बचा लिया था। शीरख्वार दूध पीती बच्ची, छोटी बच्ची को इजरा बचा कर ले गया था, ब्रूटस की बच्ची को, और ये इसके पास ही बड़ी हो रही थी। हन्ना वही लड़की है जो असल में ब्रूटस की लड़की है। उसकी बीवी तो जलकर खाक हो गई थी और बच्ची को ये बचा कर ले गया था, और ब्रूटस ने सोचा कि मेरी बच्ची और बीवी दोनों आग में जलकर खाक हो गई हैं, और अब यही उसकी बेटी है जिसे उसने अपनी बेटी की तरह पाला है। ब्रूटस सबूत मांगता है तो इजरा यहूदी हन्ना के गले में पड़ा हुआ शाही खानदान का तावीज और मरवारिद की एक माला दिखाता है। मरवारिद यानी मोती, मोतियों की माला जो बहुत कीमती होते हैं, वो माला दिखाता है, और जो तावीज लड़की के गले में पड़ा हुआ था शाही खानदान का, वो भी दिखाया जाता है। तो ब्रूटस को यकीन आ जाता है कि हन्ना मेरी ही बेटी है, और फिर जब अपनी बेटी की बात आती है तो उसको अपने जुल्म भी याद आ जाते हैं। उसको पता चल जाता है कि मैं कितना बड़ा जालिम हूं, कैसे कैसे जुल्म मैंने इस कौम के ऊपर ढहाए हैं, और यही कौम मेरी बच्ची को बचाए हुए है, मेरी बच्ची को संभाले हुए है। तो अपने किए के ऊपर वो पछताता है, पछतावा होने लग जाता है उसको। ब्रूटस उस तावीज को पहचान कर तस्दीक करता है और अपने किए पर शर्मिंदा होता है, दोनों से मुआफी मांगता है और आइंदा के लिए नेक जिंदगी गुजारने का अहद करता है, और दोनों के जो गुनाह हैं, तेल में डालने का जो हुक्म दिया था वो कैंसिल कर देता है। इस तरह इनको इसकी बेटी मिल जाती है। अब बात आती है हन्ना की और मार्कुस की, क्या वो मिल पाएंगे? तो देखिए, उस वक्त ऑक्टेविया हन्ना से कहती है कि तुम भी शाही खानदान से हो, तो क्यों ना मेरी राहत और खुशी में बराबर की शरीक हो जाओ। यानी ये सोचती है कि मार्कुस से हम दोनों ही शादी कर लें। अगर मार्कुस हम दोनों से शादी कर लेगा तो दोनों की तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी, दोनों की दिल की चाहतें, ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। बादशाह भी इसकी इजाजत दे देता है कि हाँ, तुम हमारे साथ रह सकती हो, हमारे साथ जिंदगी गुजार देती हो। लेकिन हन्ना यही कहती है कि मुझे इस झूठी दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, तुम दोनों जियो और खुश रहो। यही ड्रामा हमारा खत्म हो जाता है, और कहती हुई जाती है मार्कुस से कि जैसा धोखा तुमने मुझे दिया है, ऐसा धोखा कभी भी ऑक्टेविया को मत देना, किसी और खातून को ये धोखा मत देना, वरना वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और अब ये दुनिया से बेजार हो चुकी है, अब दुनिया में इसका मन नहीं लगता। अब ये कहती है कि दुनिया मेरे कोई काम की नहीं है, इस दुनिया की खुशियां मेरे कुछ काम की नहीं है। अब ये शाही खानदान की है, अन्ना कहते हैं कि हमारे साथ रह लो, लेकिन ये मना कर देती है कि मैं तो वहीं जाऊंगी। और फिर ब्रूटस भी इस बात पे तैयार हो जाता है कि हाँ, ये यहूदी की लड़की है तो यहूदियों की तरह ही पहले पली बड़ी है, और वही इसका मजहब रहेगा, मैं इसका मजहब भी तब्दील नहीं होने दूंगा। और जो इजरा है वो भी इसको अपनी बेटी की तरह ही माने, मेरी बेटी है, लेकिन मुझे बहुत बाद मिली है, मेरी आंखें खुल गई हैं, मैं जो जुल्म करता था मैं उससे बाज आ गया हूं, और ये बेटी अब तुम्हारी ही रहेगी और तुम ही इसको रखो। और इस तरह से वो गाना गाती हुई दरबार से बाहर निकल जाती है, और यहीं पर हमारा पर्दा गिर जाता है, ड्रामा यहां पर खत्म हो जाता है। तो बच्चों, ये ड्रामे की से आपको मुख्तसर तारुफ कराया है, आपको बताया है कि ड्रामे की कहानी क्या है, किस तरह से ड्रामा आगे बढ़ता है। अगले जो हिस्सा है वहां पर हम ड्रामे के किरदारों के बारे में जानेंगे कि किरदार कौन कौन से है, और इसके बाद जो आने वाले हिस्से आएंगे वहां से हमारा ड्रामा शुरू हो जाएगा, उसका हम मुताला करेंगे। यहाँ पर बच्चों ये हिस्सा मुकम्मल हो गया है। इस हिस्से में हमने ड्रामे के साथ साथ आगा अशर काश्मीरी की जिंदगानी के हवाले से भी मालूमात हासिल की है। जिंदगानी के हवाले के साथ हमने तर्ज तहरीर और खुसूसियात कलाम के हवाले से भी मुताला किया है। इसे आपको लिख लेना है, जो मुश्किल अल्फाज हैं, मुश्किल चीज़ें हैं, उसे भी आप लिख लें, और लिखने के बाद उनको याद करने की कोशिश करें। परेशानी कोई आए तो अपने उस्ताद से राब्ता कायम करें, उनको लिखें और उनको दिखाएं। अगले हिस्से तक आपको इंतज़ार करना है बच्चों। पढ़ते रहिए, खुश करिए। अलविदा।